तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 12 तुम्हारे इकोसिस्टम का, जो कि इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। फोकस करके सुनोगे, सारी चीजें डिटेल में सब यहीं पे याद हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है? जब कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी, मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है विद द एबायोटिक फैक्टर, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोल देते हैं। इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल, जो हमने बनाए हैं वो इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो इकोसिस्टम जो कि लैंड पे एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड हो गए। और वो इकोसिस्टम जो पानी में मिलता है उसे हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, ओशियन हो गया, सी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हमने बनाया है, इकोसिस्टम मेड बाय द ह्यूमंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और एक बहुत गजब की बात ये है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, यहां पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है, या फिर आप कह सकते हो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू ये नेचुरल इकोसिस्टम। यहां पे जेनेटिक वेरिएशंस जो है और जो नंबर ऑफ स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी इनकी ज्यादा होती है और यहां की कम होती है, और यहां पे जेनेटिक वेरिएशंस भी कम होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। एक इकोसिस्टम किस किस को मिला के बना है भैया? एक तो बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि क्या? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं भैया नॉन लिविंग फैक्टर्स, है ना। नॉन लिविंग फैक्टर मतलब कि जिनके पास लाइफ नहीं है ना, जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर, ठीक है, वाटर, एयर, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? एबायोटिक फैक्टर में। लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को आप एज अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ोगे। वो क्या क्या है भैया? प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो और डिकम्पोजिशन। ये चार क्या है? फंक्शन है इकोसिस्टम के, लेकिन इन्हीं को एज अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम भी बोला जाता है। अब मैं एक एक करके सारी टर्म्स तुम लोगों को बढ़िया तरीके से यहां पे समझाऊंगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है भाई? कुछ भी नहीं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर जितना भी ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट है, वो कितना अमाउंट ऑफ बायोमास, मतलब कि ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, है ना। कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट जो कि इस एरिया में प्रेजेंट है एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। सिंपल। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, और अगर इसी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देता है कि इस यूनिट को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताओ, तो क्या बताओगे? ग्लूकोज को तोड़ते हो बढ़िया तरीके से, जब तक ग्लूकोज को तोड़ते हो तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई? किलो कैलोरी होती है। तो किलो कैलोरी भी होती है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे बेटा प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बता दी। प्राइमरी प्रोडक्शन में आप ईयर को काउंट नहीं करोगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी अमाउंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स है, ग्रीन प्लांट्स है, वो कितना अमाउंट ऑफ बायोमास, ऑर्गेनिक कंटेंट, दैट इज ग्लूकोज बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। इसलिए इसकी यूनिट भी क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दिखाना है तो बता दो भैया, ग्लूकोज को तोड़ते हैं एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी की एक यूनिट किलो कैलोरी होती है, दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। इजी है बिल्कुल। ठीक है, फिर आती है बेटा प्रोडक्टिविटी। दो तरीके की होती है। एक प्रोडक्टिविटी होती है जी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डरना कुछ नहीं है, इजी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरीके की होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसमें डिफरेंस क्या है? गौर से समझना, बहुत इजी है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो जीपीपी है, उसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर जितने भी उसमें ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब कि बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स इन अ ईयर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा क्या? आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल कितना है उस एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है। लेकिन अब जितना भी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट प्लांट्स ने बना लिया है भैया, वो खुद भी तो उस ग्लूकोज को यूज करते हैं ना। तो जब वो ग्लूकोज को यूज करते हैं, क्यों यूज करेंगे? रेस्पिरेशन करके एनर्जी निकालेंगे और वही एनर्जी वो अलग अलग प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो
ग्लूकोज को तब तक तोड़ो जब तक एनर्जी ना निकल जाए, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वही एनर्जी जो है वो प्लांट की बॉडीज जो है डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए लगा देती है। तो टोटल जीपीपी में से, ऑर्गेनिक कंटेंट में से कुछ तो रेस्पिरेशन में निकल गया, तभी एनर्जी मिली, माइनस आर कर दो। तो जो बचा हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट होता है फॉर द हेटेरोट्रॉफ, उसको हम बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल होता है फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, कंज्यूमर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, किस एरिया की एनपीपी जो है कैसी है, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि भैया वहां पे प्लांट कौन सी टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज है, उनको कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है, ठीक है, और कितना कैसा टाइप का न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और फोटोसिंथेसाइजिंग कैपेसिटी भी हर प्लांट स्पीशीज की अलग है। तो हर एक इकोसिस्टम में किस टाइप की प्लांट स्पीशीज है, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है फोटोसिंथेसाइजिंग की, उस पे भी क्या है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। अब एक खास बात, पूरे के पूरे बायोस्फीयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 170 बिलियन टन है ना, जिसमें से मेजॉरिटी जो है उस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है लैंड। ओशियन भले ही धरती का सबसे ज्यादा 70% इलाका कवर करता हो, बट वो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट नहीं करता है बायोमास प्रोडक्शन में। वो केवल 55 कितना 55 बिलियन जो होता है अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है एनपीपी में। उसमें से माइनस कर दो जितना अमाउंट है लैंड कंट्रीब्यूट करता है। और क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एनपीपी जो है ओशियन की कम है? बिकॉज वहां पे लो नाइट्रोजन कंटेंट यूसेज है और जो सनलाइट है वो डेप्थ ऑफ ओशियन में ज्यादा पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से वहां के प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करते और देयरफॉर कम ऑर्गेनिक कंटेंट वो बनाते हैं, एनपीपी वहां का कम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ नहीं है, ये क्या है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो किस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या है विद द ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप क्या है इस वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। 3 टाइप के होते हैं बस, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक टिप है, इन दोनों के कुछ कुछ केसेस हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, अपराइट होता है, हमेशा अपराइट होता है। और इसका सिंपल रीजन है, बिकॉज फ्रॉम लोअर से हायर ट्रॉपिक लेवल जो एनर्जी होती है वो हमेशा डिक्रीज करती है, इसीलिए ये हमेशा कैसा होता है बेटा, ये आपका हमेशा कैसे होता है, अपराइट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, हमेशा अपराइट होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है, हमेशा अपराइट होती है। लेकिन वहीं पे आप लोग केस देखोगे पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास के। पिरामिड ऑफ नंबर यूजुअली अपराइट होता है टेरेस्ट्रियल और इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वेटिक इकोसिस्टम में यूजुअली अपराइट होता है। लेकिन एक केस होता है, अगर आप लोग ट्री को एज अ इकोसिस्टम ले रहे हो, एक सिंगल ट्री को एज अ इकोसिस्टम ले रहे हो, एक सिंगल ट्री को एज अ इकोसिस्टम ले रहे हो, उसके अंदर 500 इंसेक्ट्स है जो उस पे फीड कर रहे हैं, उसके अंदर बेटा 500 इंसेक्ट्स है जो उन पे फीड कर रहे हैं। अगर आप एक सिंगल ट्री को एज अ इकोसिस्टम ले रहे हो और उस पे 500 इंसेक्ट्स उस पे फीड कर रहे हैं, तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है, देखो ये 1 ट्री, इस पे 500 इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर निकलेगा इन केस ऑफ ट्री एज अ इकोसिस्टम, ये कैसा निकलेगा, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड निकलेगा। और अगर यहीं पे मान लो कि ये 500 इंसेक्ट है, उसके बाद क्या है, इन 500 इंसेक्ट्स के ऊपर कम से कम हजार तो नहीं कहूंगी, ये इसे थोड़ा सा वैल्यू कम कर सकते हो, 50 कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, एक ट्री पे 50 बर्ड जो है 50 इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं। उन 50 इंसेक्ट्स पे मान लो 50 स्मॉल बर्ड्स फीड कर रही है, ठीक है, और 50 स्मॉल बर्ड्स पे 5 लार्ज बर्ड फीड कर रही है। अगर इस तरीके का आपको कोई केस देखने को मिलता है तो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा स्पिंडल शेप्ड होता है, याद रखना, स्पिंडल शेप। कैसा, अगर ट्री एक सिंगल इकोसिस्टम है, उसके ऊपर कुछ 50 इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, उन 50 इंसेक्ट्स के ऊपर हो सकता है 50 स्मॉल बर्ड्स या फिर 150, थोड़ा सा ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे करके इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज 150 हो सकता है बर्ड्स फीड कर रही हूं, ठीक है। और उन छोटी बर्ड्स पे कौन फीड कर रहा है, फर्दर 5 बड़ी बर्ड्स। तो तब जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो कैसा बनता है बेटा, दैट इज स्पिंडल शेप। फिर है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा कैसा होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास
हमेशा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैसा होता है, अपराइट होता है ना, अपराइट होता है। जैसे जैसे आप टॉपिक लेवल पे आगे जाते हो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे तो बायोमास भी तो कम होगा, उनका ऑर्गेनिक कंटेंट भी तो कम होगा। इसलिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमेशा जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट होता है, सिवाय एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक हैबिटेट को छोड़कर, उसमें भी कौन सा, सी या फिर मैरीन। ऐसा क्यों, ये इकलौता केस होता है जिसका कैसा होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। इसमें भी वो वाला एग्जांपल है। सी में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। उनका जितना भी अमाउंट हो, जितने भी नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स हो, उन पे जो फीडिंग कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, उनका नंबर हमेशा उनसे ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का नंबर कम है और कंज्यूमर जो उन पे कंज्यूम कर रहे हैं उनका नंबर हमेशा ज्यादा होता है, बिकॉज वो उनको जल्दी जल्दी खा के बहुत रैपिडली उनसे ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका नंबर उनसे ज्यादा है। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास इकलौता केस है इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम में, सी वाले का, मेरीन वाले का, जिसमें इन्वर्टेड होता है। जू प्लैंक्टन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन, जिसकी वजह से इन्वर्टेड निकलता है। ठीक है, ये सारे केसेस हो गए। अब है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। कुछ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड की, जैसे कि इन्होंने ये कंसिडर नहीं किया कि एक सेम स्पीशीज हो सकता है मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करती हो। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, जैसे कि फंगस हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट से क्लीन करके अपना नरिशमेंट ले रहे होते हैं। तो इन्होंने सेप्रोफाइट्स का वो एक इतना इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, उसके बाद भी उनको कंसिडर ही नहीं किया इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। फिर क्या है, वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ना, ये कंसिडर करते हैं कि एक सिंगल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट करती है, बट रियलिटी क्या है, एक सिंगल फूड चेन नेचर में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। बट इन्होंने फूड वेब को एकोमोडेट ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। फिर 10% लॉ, 10% लॉ कहता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है हायर ट्रॉपिक लेवल का, वो स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो उसकी केवल उसको खाने पे उसकी केवल 10% एनर्जी जो है लोअर से हायर ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, फिर जो आपकी फूड चेन है बेटा, वो दो तरीके की होती है। फूड चेन क्या होती है, यूजुअली फूड चेन होती है एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें कि वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड चेन दो तरीके की हो सकती है, डेट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। जो डेट्राइटस फूड चेन होती है, वो डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट, एनिमल और एक्सक्रेटा यहां से शुरू होती है। ये इंक्लूड करती है डेट्राइटिवोर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, और जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है बेटा प्रोड्यूसर्स से यूजुअली, एंड इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इस तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये आपको 10% लॉ दिखा रहा है किस तरीके से जो एनर्जी है, ओनली 10% एनर्जी जो है पास ऑन होती है फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, और 90% जो हो जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या है, वेस्ट हो जाती है। फिर लास्ट टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन कुछ भी नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स मर गए उसका ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल मर गए उनका ऑर्गेनिक मैटर, उनका एक्सक्रेटा, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कन्वर्ट करना इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म या सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डेट्राइटिवोर्स इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन। लेकिन इसके कुछ फिक्स स्टेप होते हैं। मैं बोलती हूँ बेटा, अगर सफाई करोगे तो फल मिलेगा चमाचम भगवान जी से फल मिलेगा चमाचम। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ डेट्राइटिवोर, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। इसके स्टेप होते हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो डेट्राइटस होता है, डेड लिविंग फॉर्म होती है, उसके कॉम्प्लेक्स बड़े पार्टिकल को बस स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेट्राइटिवोर्स, जैसे कि अर्थवॉर्म या एंट्स। ठीक है, लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, सॉइल में सीप आउट हो जाते हैं बिलो द सॉइल होराइजन, और उसके बाद वहां पे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। फिर क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगस रोल प्ले में आते हैं, और वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना डेट्राइटस के, उस पे एक्ट करते हैं, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं ताकि क्या कर सके, वो उन्हें सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इनके पास कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है किसमें, कैटाबॉलिज्म में। फिर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह बन गए, फिर साथ साथ में ह्यूमिफिकेशन हो रहा होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस बनने की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन बोल देते हैं। ह्यूमस जो बनता है वो एमॉर्फस होता है, सॉलिड होता है, कोलाइडल सब्सटेंस होता है, और सबसे खास बात कि इसमें बहुत ज्यादा ये जो बैक्टीरिया और फंगस एक्ट करते हैं ना, उनकी एक्टिविटी से रेजिस्टेंट होता है। लॉन्ग टाइम तक जब बैक्टीरिया और फंगस इस ह्यूमस पे एक्ट करते रहते हैं, तब जाकर के कहीं ह्यूमस जो है सबसे सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूटता है, और वापस से क्या
हो जाता है, मतलब कि सॉइल में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमस से इनऑर्गेनिक कंटेंट निकालना बहुत हार्ड होता है, बिकॉज ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी से। लास्ट में मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होना अगेन से फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और वो उनका सॉइल में मिल जाना, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड रिटेंशन इन द सॉइल इज कॉल्ड एज क्या, मिनरलाइजेशन। इस तरीके से बेटा फल मिलेगा आप लोगों को चमाचम, है ना, अगर आप लोग इन्वायरमेंट को साफ करोगे। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन होता है। अब डिकम्पोजिशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर किसी एरिया में हीट ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, प्लस जो डेट्राइटस है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो नाइट्रोजन एंड शुगर कॉन्टेंट में ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा है, तो कम समय में फास्टर होगी डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जल्दी कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं पे अगर डेट्राइटस में लिग्निन, ठीक है, और काइटिन, इनका कंटेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, मॉइस्चर का कंटेंट कम है, मतलब ड्राइनेस ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, तो वहीं पे डिकम्पोजिशन का रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब कि कम समय के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा समय के अंदर बहुत आराम से जो है ऑर्गेनिक मैटर सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। दैट इज डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी इन फैक्टर्स के अंदर। तो यही था पूरा का पूरा आपका चैप्टर। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है बहुत प्यार से बेटा, आप लोग साइंस अड्डा की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में मिलेंगी और मजा भी आएगा। बट हाँ, ये 1 गो के लिए काफी अच्छा है। कोई भी प्रीमियम कोर्स में जुड़ना है आप लोग निशा 21 पे जैसे ही आप लोग ये कोड लगाओगे, आपको मोस्टली कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसे स्कैन करोगे तो मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहां से कॉल करके चाहे पढ़ाई या टेक्स्ट करके कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड इशू हो, कौन सा कोर्स लेना है, पेमेंट इशू हो या कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हो थ्रू टेलीग्राम के कॉल करके या फिर टेक्स्ट करके। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरी मेल आईडी है nisha.mandral@ada247.com, यहाँ पे भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, इसे अच्छे से पढ़ना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों की रिवीजन कितने अच्छे से हुई और तुम्हें चैप्टर कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना एंड मुझे डेफिनेटली बताना कि ये चैप्टर तुम्हें कितना अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना लाइक एंड सब्सक्राइब करके। बाय।